बनते तो ये काई कोशिका से ही हैं, लेकिन वो कोशिका पहले से ही या पूर्व में ही निर्धारित हो जाती है और वो कोशिका जनन कार्य के अलावा और अन्य वेजिटेटिव कार्य नहीं करती है। ठीक है, और इसी के बेस पे जो थैलस है उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ थैलस जो है उनको हम यूनी, अगर सेक्सुअल की बात, वो यूनी सेक्सुअल की बात नहीं करेंगे, अगर हम यूनी सेक्सुअल की कह रहे हैं तो उसका मतलब हो गया एक लिंगाश्रयी जिसपे एक थैलस पे एक ही प्रकार का सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा। वहीं अगर अपन बात करें बाइसेक्सुअल की तो एक ही जो पादप है उस पर क्या हो जाएगा, दोनों टाइप के जो है वो सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। आ गया। ठीक है, लैंगिक जनन, तो इसकी स्पेशलिटी क्या हो गई लैंगिक जनन की, कि विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा ही होगा। ये विशिष्ट कोशिकाएं विशिष्ट जनन अंग को डेवलप करेंगी जो कि मेल और फीमेल के रूप में अलग अलग होंगे, और इनके अंदर जो स्पोर मदर सेल्स या मदर सेल्स की अगर हम बात करें वो डेवलप करती है इनटू द फीमेल एग, और क्या बोलते हैं मेल्स के अंदर एंथोजॉइड्स। ठीक है, और ये दोनों के दोनों जो है मेल और फीमेल गैमीट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, हैप्लॉइड्स होंगे, और उन दोनों के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से जायगोट बनेगा, और वो जायगोट जो है वो किसको बनाएगा, oospore को। तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें टाइप्स की हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सीधा सीधा टाइप जो है वो तो हो गया मेल और गैमीट फीमेल गैमीट का फ्यूजन, लेकिन एल्गीज लोअर क्रिप्टोगेम्स है, सरल प्रकार के हैं, इनमें लैंगिक जनन है, कुछ में है, लेकिन उसमें भी स्पष्टता का प्रभाव है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें लैंगिक जनन की तो उनको हम कुछ कैटेगरीज में बांट देते हैं, जैसे कि ओटोगैमी, ठीक है, हेलोगैमी, आइसोगैमी, एन आइसोगैमी, ऊगैमी। 5 टाइप से आ रहा है। ओटोगैमी का मतलब दो ऐसी कायी कोशिकाएं जो कि जनन कोशिकाओं के रूप में या हैप्लॉइड सेल्स थी तो गैमीट्स के रूप में कन्वर्ट हो गई, और दोनों फ्यूज होकर क्या बना रहे हैं, एक विशेष संरचना बना रहे हैं। तो एक्चुअली में ये प्रोसेस तो अलैंगिक हो गई, लेकिन दो कोशिकाओं के फ्यूज होने की वजह से उनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया और एक नई संरचना सामने आ रही है। इस वजह से हम इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। हेलोगैमी, हेलोगैमी में भी सेम ही संरचना है, लेकिन दोनों कोशिकाएं जो हैं वो आपस में फिजिकली क्या हैं, सेपरेट हैं, जेनेटिकली क्या हैं, सेम। उन दोनों के बीच में भी डिफरेंस, वो मतलब जो संयुग्मन हो रहा है जिसकी वजह से ये चीज़ सामने आ रही है। ये दोनों तो कायिक वेजिटेटिव अलैंगिक जनन के में भी पाए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमारा जेनेटिक लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करें तो इसमें आ गया आइसोगैमस। आइसोगैमस, आइसो का मतलब वो दो गैमीट्स जो कि चेंज हुए हैं गैमीट्स में, हैप्लॉइड्स हैं, और वो मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली क्या हैं, दोनों समान, लेकिन जेनेटिकली क्या हैं, असमान। अर्थात दोनों के दोनों दो डिफरेंट थैलस या डिफरेंट प्लांट से डेवलप हुए हैं। तो हम उन्हें मेल फीमेल तो नहीं कह सकते, लेकिन हम उन्हें प्लस स्ट्रेन और नेगेटिव या माइनस स्ट्रेन के रूप में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। प्लस एज ए मेल एंड नेगेटिव स्ट्रेन इजकल्स टू फीमेल के रूप में हम क्या कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं हम, फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली तो क्या है, समान, लेकिन जेनेटिकली क्या हो गए, असमान। एन आइसोगैमस, यहाँ अगर अपन बात करें तो यहाँ हम कह सकते हैं दो जूस्पोर्स का मिलना, दो जूस्पोर्स का मिलना मॉर्फोलॉजिकली सेम है, या दो एप्लेनोस्पोर्स का मिलना, लेकिन एप्लेनोस्पोर्स में मोटिलिटी नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है यूनिवर्स में दो एप्लेनोस्पोर्स मिल जाए। हाँ, हवा या पानी के द्वारा मिल जाए तो वो एक अलग कंडीशन है। एन आइसोगैमस, असंयुग्मी,
तो इसमें क्या चक्कर पड़ रहा है एन आइसोगेमस के अंदर कि यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली भी सेपरेट हो गए, मॉर्फोलॉजी भी अलग, जैसे एक जू स्पोर चल बीजाणु का एक अचल बीजाणु के साथ में संयुग्मन कर लें। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं असंयुग्मकी। एक जू स्पोर एक एप्लेनोस्पोर, जो जेनेटिकली तो अलग अलग थे ही लेकिन मॉर्फोलॉजिकली भी क्या हो गए, अलग हो गए। ओगैमस दैट इज ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसको ट्रू इसलिए कहा क्योंकि इसमें गैमीट फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें गैमीट फॉर्मेशन पाया जा रहा है और उस गैमीट फॉर्मेशन के कारण यहां पे मेल और फीमेल गैमीट, कौन से गैमीट्स, ओरिजिनली एग एंड एंथोजॉइड्स, एंथोजॉइड्स बन रहे हैं पुमणु, और इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से बन रहा है जाइगोट, और जाइगोट जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ऊ स्पोर में, और इस ऊ स्पोर के बनने के कारण ही हम इसको नाम देते हैं ऊगैमी या ऊगैमस रिप्रोडक्शन टाइप। क्लियर है? तो दैट इज ट्रू। तो इस पूरे कैलकुलेशन रिप्रोडक्शन में हम ये कह सकते हैं कि एल्गी सामान्य है और उसमें सामान्यतः 3 प्रकार का जनन देखने को मिल रहा है। वेजिटेटिव जो कि कायिक कोशिकाओं या भागों के द्वारा, एसेक्सुअल जो कि अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा जिसमें जू स्पोर्स एंड एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय आइसोगेमस एंड ऊगैमस प्रकार से मिलता है। विशिष्ट जनन अंग या स्पष्ट जनन अंग जो हैं उनका अभाव है। कुछ एग्जाम्पल्स अपन लें, जैसे कि एक एग्जाम्पल है अपवाद स्वरूप कारा। तो कारा एक अलग ही अपवाद है जिसके अंदर जनन अंग सबसे विकसित हैं, बाकी एल्गीज में जनन अंग जो है वो एक कोशिकीय ही पाए जाते हैं। क्लियर है? ये कंप्लीट संरचना हो गई हमारे जनन की। अब हमारा 5th पॉइंट इसके अंदर आता है, कौन सा, लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो एल्गीज प्रिमिटिव्स हैं, सरल हैं, इनमें ज़्यादा लेबर डिफ्रेंशिएशन या जनन विकसित नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये एल्गीज जो हैं वो पीढ़ी एकांतरण नहीं दर्शाती या सुस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण नहीं दर्शाती। कारण, क्योंकि सामान्यतः ज़्यादातर एल्गीज जो हैं वो हैप्लॉइड्स ही हैं, तो इनमें गैमेटोफाइट अवस्था ही सबसे मुख्य है। तो ऐसे में इनमें केवल 2n कंडीशन कब मिलती है, जब जनन होता है, और जनन के तुरंत बाद ऊस्पोर, और उसमें विभाजन से वापस किस में आ जाते हैं, ये गैमेटोफाइट्स में, हैप्लॉइड संरचना में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सरल है और इनमें सामान्यतः अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब पीढ़ी एकांतरण, सुस्पष्ट नहीं पाया जाता है। दोनों पीढ़ियां स्वतंत्र होती हैं। जैसे गैमेटोफाइट और क्या बना, ऊस्पोर। तो ऊस्पोर अलग हो गया, पानी हवा से बह के दूर चले गया, फेवरेबल कंडीशंस का इंतजार कर रहा है, जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाएगा संतति पादप। तो उसका मेल से कोई लेना देना, मतलब पेरेंट से कोई लेना देना नहीं हो गया, सेपरेट हो गया। तो दोनों पीढ़ियां क्या है, स्वतंत्र। अतः सामान्यतः कौन सा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है।
हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो पाई जाती है। क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है ऑन स्पोरोफाइट जनरेशन। डोमिनेंट क्यों हो गई? गैमेटोफाइट जनरेशन लॉन्ग लिव, लंबी चलती है, और स्पोरोफाइट जनरेशन क्या हो गई? शॉर्ट लिव। ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है? थैलस। और ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है? ओनली oospore। और oospore भी जर्मिनेट होकर किसमें? अर्धसूत्रीवादन द्वारा किसमें बदल जाता है? गैमेटोफाइट में। इसलिए हम कह सकते हैं कि गैमेटोफाइट अवस्था क्या है? डोमिनेंट स्टेज, दैट इज रिसेसिव। डोमिनेंट स्टेज एंड रिसेसिव स्टेज। ठीक है। इसके अलावा हायर एल्गिस की तरफ जाएं तो हमको और भी पीढ़ी का अंतरण देखने को मिल जाता है। जैसे अगर हम बात करें फिर एक्टोकार्पस से ऊपर जाएं तो पॉलीसाइफोनिया, ये और ज़्यादा जैसे डोमिनेंट स्टेजेज में चली जाती है, और इनकी जो थैलस है वो गैमेटोफाइट की जगह किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्पोरोफाइट में। तो वहाँ पे स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डोमिनेंट हो जाती है किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर। तो जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, जैसे जैसे हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीढ़ी का अंतरण चेंज हो जाएगा। तो ये हो गए आज हमारे कंप्लीट सामान्य लक्षण, और अब इन्हीं चीज़ों को हम आगे डेवलप करेंगे, इन्हीं 500 पॉइंट्स को हम आगे डेवलप करेंगे किसमें? आगे के पॉइंट्स में। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्लियर होगा हैबिट एंड हैबिटेट वाला टॉपिक। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स। यस बीएससी पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। हम यहाँ पे बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी में शुरू कर रहे हैं। बॉटनी तो अब हटा देते हैं। पेपर थर्ड, algae, lichen and bryophytes.
ठीक है। इंट्रोडक्टरी क्लास में जो पेपर थर्ड है उसमें हमारे पास 4 यूनिट्स हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट के सिलेबस को एक बार अगर डिस्कस करें तो यहाँ हमसे पूछा गया है, फर्स्ट इज जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करें तो हमारे पास इन्होंने कहा क्लासिफिकेशन, किसका? स्मिथ्स का। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ रहा है डाइवर्स हैबिट एंड हैबिटेट, डाइवर्स हैबिट एंड हैबिटेट। फोर्थ पॉइंट यहां पे दिया गया है थैलस स्ट्रक्चर। फिफ्थ पॉइंट यहां पे है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। नेक्स्ट फूड रिजर्व्स फॉर अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, देन लाइफ साइकिल एंड लास्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिक। इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गीज। ये है हमारी यूनिट फर्स्ट, ठीक है। अब अगर यहाँ एक बेसिक चीज़ आपसे मैं कहूँ तो किसी भी टॉपिक, किसी भी सजीव, चाहे वो लाइकेन हो, चाहे वो एल्गी हो, चाहे ब्राइफाइट या कोई और प्लांट, हमको इन्हीं टॉपिक्स में उसको क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो वैसे भी हमारा पहला पॉइंट क्या दे दिया गया, दैट इज जनरल कैरेक्टर्स, सामान्य लक्षण, किसके? एल्गीज के, एल्गीज के सामान्य लक्षण। और इन सामान्य लक्षणों की अगर अपन बात करें तो छोटा सा दिमाग यहाँ अगर अपन लगाएं तो यही सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो सामान्य लक्षण के कैलकुलेशन में आ जाते हैं। सामान्य लक्षणों का मतलब हो गया किसी भी सजीव का एक समीक्षा, उसके लक्षणों का एक निचोड़ या समीक्षा, दीज आर उसके व्यवहारिक लक्षण या लाक्षणिक गुण। लाक्षणिक गुण का मतलब हो जाता है किसी में ऐसी कोई गुण या कैरेक्टर या लक्षण जो दूसरे में नहीं पाया जाता हो, वो हो गया उसका लाक्षणिक, या उसकी पहचान ही उसी गुण की वजह से हो। इसलिए भी हम उसको, जैसे कि क्लोरोफाइसी के जो सदस्य हैं उनका मुख्य लाक्षणिक गुण हो गया कि उनमें पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ए है, मुख्य पिगमेंट। तो उस मुख्य पिगमेंट के कारण हम उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी। ठीक है, दीज आर क्लोरोफाइसी। ठीक है, और सामान्य लक्षण में हम इसका इंट्रोडक्शन भी डाल देंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय, एक चीज। दूसरा पॉइंट आ गया क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू मी, हम क्लासिफिकेशन को यहां नहीं रखेंगे,
ठीक है, हमें कैसे पता कि कोई चीज एल्गी है, ब्रायोफाइट है, पादप है कि जंतु है, कैसे पता लगा? ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया हमने उसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में डाल दिया कि हाँ ये है। क्लियर? तो कैसे पता लगा कि ये पादप है कि जंतु है, पहली चीज, और पादप में कौन सा पादप है? तो ऐसी कंडीशन में जब आप उसकी हैबिट एंड हैबिटेट देखते हैं, आवास, उसका स्वभाव, उसका थैलस या उसकी प्लांट बॉडी जो है उसको देखते हैं, प्लस थैलस की अगर अपन बात करें तो सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर। क्लियर है? तीसरी चीज अगर अपन बात करें तो उसका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्रकाश संश्लेषी वर्णक, क्योंकि वो ऑटोट्रॉप्स है, स्वयंपोषी, उनके फूड रिजर्व्स, फिर उनमें रिप्रोडक्शन टाइप, फिर उनकी लाइफ साइकिल। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की हमको यहाँ आवश्यकता नहीं है, जब हम उसकी लाइफ साइकिल तक डिसाइड कर लेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार का पादप है और हमें इसे किस जीनस, किस फैमिली, किस ऑर्डर, किस क्लास या किस एक तरीके से फाइलम की तरफ हमें जाना चाहिए। तो ऐसे में क्लासिफिकेशन को हम यहाँ से पुट करके और कहाँ डालेंगे? लाइफ साइकिल के बाद। तो हम इसका डिस्कशन भी कहाँ करेंगे? लाइफ साइकिल के बाद। और सिस्टमेटिक पोजीशन भी कब देंगे? फाइनली लास्ट में। ठीक है, तो डाइवर्स ऑफ हैबिटेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हैबिट का मतलब स्वभाव, कैसे हैं, कहाँ मिलते हैं। आपको मैंने कहा एल्गी ढूंढो, तो आपके लिए सबसे बड़ी सवाल यह है कि एल्गी, मैं पहली बात तो ढूंढने कहाँ जाऊँ? तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से पादप का क्या स्वभाव है, वो कैसा दिखता है। जंगल में आपको किसी पर्टिकुलर प्लांट के लिए भेजा गया और अगर आप उसको मॉर्फोलॉजिकली जानते ही नहीं हैं, देख ही नहीं सकते, पहचान नहीं कर सकते, तो आप उसे आइडेंटिफाई कर भी नहीं सकते और लेके भी नहीं आ सकते। ठीक है, तो ऐसे में किसी भी पादप का स्वभाव, स्वभाव का मतलब अगर अपन वृक्षों की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स में हमने बांट दिया ग्रास, हर्ब, शर्ब और ट्री, शूप, झाड़ी और वृक्ष। तो हमें स्वभाव के हिसाब से उसको देखना चाहिए। फिर वृक्ष की भी हम बात करें तो उसकी कैनोपी स्ट्रक्चर, उसका विन्यास, उसके बेस पे उसका शाखन, उसकी पत्ती का विन्यास, पत्ती का अरेंजमेंट, पत्ती की शेप। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें ये हैबिट्स में आती हैं। तो जैसे एल्गी है, कवक, कवक नहीं, शैवाल। तो शैवालों की अगर हम बात करें तो शैवाल तो खुद ही सबसे प्राइमरी स्टेज पे है और ज़्यादातर एल्गी जो हैं वो कैसी हैं? जलीय और एक कोशिकीय हैं। ठीक है, तो उन्हें आँखों से देख पाना, समझना, पृथक करना, ये सारी की सारी चीज़ें। तो हैबिट का मतलब हो गया स्वभाव और इसका मतलब हो गया उनका आवास, कि वो कैसे मिलती हैं, कहाँ रहती हैं, क्या उनका सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन होती है। जब हम हैबिट और हैबिटेट पे पहुंच जाएंगे तब हम पहुंचेंगे उसके थैलस पे। ठीक है, थैलस संरचना किस टाइप का है। देन फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के रूप में उनका प्रकाश संश्लेषी, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक है। अगर मैं आपको बेसिकली कहूँ तो साइनोफाइटा के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो गया सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोरिथ्रिन। वहीं अगर अपन ज़्यादातर एल्गीज की बात करें तो उनमें है क्लोरोफिल ए। क्लियर है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है यहाँ पे जो एक तरीके से डाइवर्स कंडीशन है। डाइवर्स का मतलब यहाँ पे विभेदन जो आ रहा है वो अन्य जो हमने 9 कैटेगरीज बांटी है उसमें 2 की बात कर ली, बाकी के 7 वर्ग उनमें क्या होगा? चेंजेस। ठीक है, तो उसके अलावा जो क्लोरोफिल है उसके अलावा क्लोरोफिल बी है, कैरोटिनॉइड्स है, जेंथोफिल्स एंड फाइकोबिलिन्स एंड फाइकोब्ली प्रोटीन्स, ये सारे के सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के रूप में। देन फूड रिजर्व्स, नॉर्मली हम बात करें तो स्टार्च, ठीक है, उसके अलावा ऑयल्स के रूप में या प्रोटीन्स के रूप में या कार्बोहाइड्रेट के अन्य डेरिवेटिव्स के रूप में, इनमें स्टोरेज के रूप में। देन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज द मेन प्रोसेस टू रिप्रोड्यूस या टू इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, और रिप्रोडक्शन 2 घटनाओं के बीच की जोड़ी है। कैसे? ये अनफेवरेबल कंडीशंस, मतलब
विषम परिस्थितियों को झेलने की एक सुविधा भी प्रोवाइड करा रही है। दूसरा, अपने ही समान संततियों को उत्पन्न करने की एक यहाँ क्या है, क्षमता। दीज आर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में अगर हम चले तो यहाँ पे हो गया वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स। ठीक है। तीसरा हम बात करें लाइफ साइकिल, तो अगर एल्गीज की बात करें तो ये बहुत सामान्य है। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता, अर्थात इनका जो जीवन चक्र है वो कैसा है, हैप्लोबायोटिक, ज्यादातर हैप्लॉइड्स, इसलिए पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता। और यही कारण है कि इनकी दोनों जनरेशन्स जो हैं, गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट, उन दोनों को हम स्वतंत्र मान लेते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी नहीं मानते। दोनों एक दूसरे से अलग भी हैं और इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है वो। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि गैमिटोफाइट अवस्था जो है वो डोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जबकि स्पोरोफाइट अवस्था जो है वो डोमिनेंट नहीं है, वो रिसेसिव है और एक तरीके से पार्टियली जो है वो अपना रोल कंप्लीट करती है। लेकिन अगर स्पोरोफाइट अवस्था नहीं होगी तो गैमेटोफाइट भी आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है। लेकिन कुछ हायर एल्गीज की हम बात करें तो हमको यहाँ पे पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है, जैसे जैसे हम हायर वर्जन की ओर जाते हैं एल्गीज में। लाइफ साइकिल्स कंप्लीट। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमारे निजी जीवन में, उद्योग में, मेडिसिन्स में, इंडस्ट्रीज़ हो गई, बेकरी उद्योग हो गया, एपीकल्चर में हम यूज में ले सकते हैं, चारे के रूप में यूज में ले सकते हैं, खाद के रूप में एग्रीकल्चर में हम यूज में ले सकते हैं। एल्गीज का बहुत रोल है और कहीं ना कहीं चारों तरफ जो है वो हम आवश्यकता के लिए एल्गीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को हम दो वेज में क्लासिफाइड कर देते हैं। एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो हो गई जिसकी वजह से इन एल्गीज का अन्य पादपों के डेवलपमेंट या इवोल्यूशन, उद्ध विकास में या एनवायरनमेंट को शुद्ध करने या एनवायरनमेंट को बनाए रखने में रोल अदा होता है। एक तो हम वो बात कर सकते हैं। दूसरा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो पर्सनल इंसानों के यूज की हैं, चाहे वो खुद के पर्सनल यूज की हो, चाहे उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की हो। मतलब इकोनॉमी का मतलब हो गया उसके पैसे, अर्थात व्यापार से संबंधित अगर कोई चीज़ हो जिससे मुद्रा इकट्ठी हो सकती है, को हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। जब सारी चीज़ों का हमको ज्ञान हो गया तब हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन, और हम पर्टिकुलर जो पादप का हम विश्लेषण कर रहे हैं उसे क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक पोजीशन देते हैं। उस सिस्टमेटिक पोजीशन के ऊपर क्या होता है, ये आकर अपना स्थायित्व जो है वो देता है ताकि हम उसे आसानी से सेव कर सकें, प्लस किसी दूसरे द्वारा उसके अध्ययन में क्या होती है, सुविधा मिलती है। एल्गीज के क्लासिफिकेशन काफ़ी साइंटिस्ट द्वारा टाइम टाइम पे दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें फ्रिस्क का और स्मिथ का सबसे पॉपुलर है, जिसमें हमारे कोर्स में स्मिथ का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है और उन्होंने एल्गीज को 9 क्लासेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। तो अब हमारा आज की क्लास में टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है जर्नल कैरेक्टर्स से। तो जर्नल कैरेक्टर से पहले हम ऐड कर देते हैं इसमें इंट्रोडक्शन एल्गीज का। एल्गीज के इंट्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो हम कह सकते हैं कि व्हाट आर एल्गीज, तो बहुत प्राचीन समय से ही एल्गीज के बारे में इंसान को उसकी महत्व, ठीक है, और एल्गीज की फिजियोलॉजी एंड फिजिकल अडेप्टेशंस का ज्ञान था। ठीक है, क्योंकि अगर अपन सबसे पहले की बात करें तो लाइक लिनियस कैरोलस ने सबसे पहले इस वर्ड को यूज में लिया और उन्होंने एल्गीज का विश्लेषण किया लगभग 1753 में। ठीक है, और इन्होंने इनको सबसे पहले एक तरीके से फाइकोज कहा। ये मिटा देते हैं एक बार, देन फिर
उन्होंने सबसे पहले फाइकोज का, अगर अपन फाइको का मतलब समझे तो फाइको का मतलब होता है पादप, ठीक है। और फाइकोज उन्होंने इसलिए कहा कि सूक्ष्म छोटे छोटे पादपों के समान ग्रीन कलर की संरचनाओं के समूह, इसलिए उन्होंने इसका वर्ड नाम रखा फाइकोज। That is unit first and general characters introduction. परिचय। तो लीनियस ने सबसे पहले ने आइडेंटिफाई किया इन लगभग 1753 में, और इन्होंने फाइकोज नाम दिया पादपों के छोटे छोटे समूह। फिर उन्होंने नाम दिया इसका एल्गी। एल्गी एक्चुअली में लैटिन भाषा के एल्गा शब्द से लिया गया है, और एल्गा का मीन्स होता है सी वीड्स। समुद्री खरपतवार, ठीक है। और इसी वजह से इनका नाम पड़ा एल्गीज, शैवाल। समय समय पर अनेक साइंटिस्ट ने लाइक फ्रिश या स्मिथ या दूसरे कैरोलस टाइप अगर अपन बात करें तो अलग अलग इनका एक व्यवहारिक या लाक्षणिक गुण के आधार पर परिभाषित किया गया। लेकिन अगर हम कहें तो पर्टिकुलर एल्गीज एक परिभाषा में सम्मिलित नहीं हो सकती, ठीक है। ये बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन इसे स्मिथ ने जो है वो क्लासिफिकेशन में एक सूक्ष्म के रूप में समझाया हुआ है, और उनके जो क्राइटेरियाज थे वो पिगमेंट्स, रिजर्व फूड्स एंड क्या बोलते हैं फ्लैजिला के बेस पे उन्होंने इस चीज़ को दिया था, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स के रूप में समझ लेंगे। दूसरी चीज़ अगर अपन कहें एल्गी, तो एल्गी को फाइकोज के अकॉर्डिंग और एल्गोज के अकॉर्डिंग, दैट इज एल्गा और दैट इज फाइको, तो हम इसको इसके अध्ययन को कह सकते हैं एल्गोलॉजी एंड फाइकोलॉजी। ठीक है। एल्गोलोगस, एल्गो का मतलब भी एल्गी, लोगोज का मतलब टू स्टडी, ठीक है। फाइकोलॉजी की अगर अपन बात करें तो फाइकोलॉजी के अंदर भी क्या हो गया, फाइको का मतलब हो गया एल्गी, क्योंकि फाइको का मतलब होता है प्लांट्स, एंड लोगोज का मतलब होता है टू स्टडी। तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जिसमें हम एल्गीज के
जर्नल कैरेक्टर्स, उनके पिगमेंट रिजर्व फूड्स, उनके व्यवहार, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, रिप्रोडक्शन आदि का अध्ययन करते हैं। मतलब मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स तीनों वेज में अध्ययन करते हैं तो विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है? एल्गोफाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहलाती है। क्लियर है? और यहीं अगर अपन कहें तो इनका अध्ययन करने वाले जो बॉटनिस्ट हैं या जीव विज्ञानी मतलब वनस्पति विज्ञानी, उनको हम बोलते हैं एल्गोलॉजिस्ट एंड फाइकोलॉजिस्ट। ठीक है, एल्गोलॉजिस्ट एंड फाइकोलॉजिस्ट के नाम से हम उन्हें जानते हैं। ठीक है, समय समय पर अगर अपन बात करें जनरल कैरेक्टर्स की तो एल्गीज के सामान्यतः अगर अपन बात करें तो शेप, साइज, ऑर्गेनाइजेशन, शेप का मतलब हो गया आकार, साइज का मतलब आकृति, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, उसके अलावा उनकी हैबिट, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, रिप्रोडक्शन, ठीक है। अलग अलग बॉटनिस्ट मतलब एल्गोलॉजिस्ट या फाइकोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने समय समय पर एल्गीज जो है उनकी शेप, साइज, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, हैबिट का मतलब उनका स्वभाव, स्ट्रक्चर का मतलब वही संगठन या संरचना, फिजियोलॉजी का मतलब उनकी जो है शारीरिकी, बायोकेमिस्ट्री का मतलब हो गया जैव रसायन, एंड रिप्रोडक्शन जनन, तथा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो उनका जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल, या लिखा नहीं है, जीवन चक्र या लाइफ साइकिल के विविधताओं, क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंडीशन मिल रही है, विविधताएं मिल रही है, समानता नहीं है, तो ऐसे में विविधताओं के आधार पे उनके अलग लक्षण तथा परिभाषाएं प्रस्तुत की गई। ठीक है, तो हम किसी एक साइंटिस्ट की फिक्स परिभाषा की तरफ तो नहीं चल सकते, लेकिन हम इन सारी विविधताओं के आधार पे जो है वो एल्गीज के सामान्य लक्षणों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हमारा टॉपिक हो गया जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गीज, जो हमने अभी पढ़े थे पांचों के पांचों पॉइंट्स।
तो हम उन्हीं 5 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट था वो कौन सा था? हैबिट एंड हैबिटेट। प्रकृति, हैबिट का मतलब हो गया क्या बोलते हैं, प्रकृति कर देते हैं। एवं आवास। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, फिर बाद में हम इनको डिटेल्ड में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे अगर अपन प्रकृति की बात कर रहे हैं, स्वभाव की, ठीक है, स्वभाव एवं आवास बोल सकते हैं इसको, स्वभाव।